हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेम चैप्टर दैट इज़ द सेकंड हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट हमने जहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म किया था दैट वाज दिस परफॉर्मा, और ये परफॉर्मा है आपका टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई अगेन रिपीट दिस। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई रिपीट अगेन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई थी। एक जिसमें आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंटल वैल्यू दी है, और एक्चुअल रेंट, जिसमें आप दो स्टेप्स के साथ अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड द सेकेंड सिचुएशन वॉज जब आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट दिया है और स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तब आप तीन स्टेप्स लगा के अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें से माइनस करते हैं दो चीज़ें, एंड दैट इज़ वन इज़ गिवन एंड दैट इज़ म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस भी कौन से? जो करंट प्रीवियस ईयर में आपने पे करे, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हैं, चाहे पास्ट ईयर्स से या इन फ्यूचर जो ईयर्स हैं उनका एडवांस में आपने पे करा, लेकिन ज़रूरी है पेड, ड्यू बेसिस पे नहीं। और दूसरा है द म्युनिसिपल टैक्सेस विच आर पेड बाय द दैट इज़ द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे माइनस करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दैट इज़ द अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट हम यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट नाम से ही पता चल रहा है वो रेंट जो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एरियर। एरियर ऑफ रेंट है जब आपका किराएदार आपको रेंट देने में देरी कर देता है, लेकिन देगा ज़रूर। सो दैट इज़ द एरियर ऑफ रेंट। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द अनरियलाइज्ड रेंट, कि जब आपका किराएदार, आपने सारी कोशिश कर ली, लीगल कोशिश भी कर ली है, लेकिन वो आपको आपका किराया देने को तैयार नहीं है, शायद वो कैपेबल ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है। सो दैट इज़ नोन एज द अनरियलाइज्ड रेंट। सो ये भी हम यहाँ पे इसी मोमेंट पे माइनस करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो हमारे पास आती है दैट इज़ आर एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। यस, नेट एनुअल वैल्यू में से फिर हमारी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम दो चीज़ें माइनस करते हैं। वन इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ज़रूर माइनस करी जाएगी, आपको कोई कहेगा नहीं, एंड दैट इज़ एनुअल वैल्यू जितनी भी आई है उसका 30%। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। आपने घर की रेनोवेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, खरीदने के लिए या घर को बनाने के लिए अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो उसका जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, सो दैट इंटरेस्ट इज़ कंसिडर्ड ओवर हेयर। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आगे हम करेंगे दो तरह के, वन इज़ विच इज़ रिलेटेड टू द करेंट ईयर, और दूसरा है जो कि रिलेटेड है टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी जब आपकी बिल्डिंग या आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि लोन तो आप उससे पहले लेते हैं, तो आपने उस दौरान जब आपके पास लोन था, आपके पास इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे, लेकिन आपके पास हाउस प्रॉपर्टी अभी रेडी नहीं थी, दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उस समय का जो इंटरेस्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन जब आपकी प्रॉपर्टी की हो जाती है उस साल से आप उसको राइट ऑफ करना शुरू करते हैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे करते हैं अभी हम आगे उसको डिटेल में करेंगे। ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द करेंट प्रीवियस ईयर, एंड दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। So now we come to the illustration. Don't go for the year because these questions I have taken from a book जो कि आपके पिछले साल की बुक है। So doesn't matter, आपके पास जब बुक आएगी तो ईयर अपने आप ही आपकी उस बुक में चेंज होगा। So don't go for the year, just see how the calculation is made. Okay, so
अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द कंप्यूटेशन ऑफ दैट इज एनुअल वैल्यू इज डन इन केस ऑफ द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। यानी शुरू में हम जो अब टॉपिक कर रहे हैं वो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ का कर रहे हैं जो हमने किराए पे दी हुई हैं। ओके, वेदर नीदर विच नीदर रिमेन्स वेकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर नॉर देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। ना तो वो 20 साल में कभी खाली रहीं, ओके, वेकेंट नहीं रही, हमारा किराएदार छोड़ के नहीं गया, और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इलस्ट्रेशन 4 में करवाने जा रही हूँ। दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट ओनली द एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू के बाद का परफॉर्मा आपने यूज़ नहीं करना यहाँ पे। सो ये ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ आपने उतना ही इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे 2 घर आपको दिए गए हैं, वन इज़ ए एंड द अदर इज़ बी। क्या क्या दिया हुआ है, विल फर्स्ट सी द ए हाउस। इसमें ए हाउस में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट चारों चीज़ें दी हैं। तो कितने स्टेप्स हम लगाएंगे, 3। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, तो दोनों में से विच एवर इज़ मोर, इट इज़ 1,20,000। लेकिन अभी हम उसको एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कहेंगे। 1,20,000 will be compared with 90,000 of standard rent. Now, whichever is less, it is 90,000 and this will be known as the expected rent. अब इसको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,32,000 के साथ। अब इन दोनों को कंपेयर करके whichever is more will be your gross annual value। तो आप नीचे आंसर में देख सकते हैं, पहले घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 1,32,000 और नीचे आपको दिया हुआ है कि आपका जो भी म्यूनिसिपल टैक्स बनता है वो 10% उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू का बनता है। यानी 1 लाख का 10% कितना बना, 10,000। और हम इसको माइनस करेंगे कि नहीं, यस हम माइनस करेंगे क्योंकि आपने पे भी करा एंड दिस इज पेड बाय द ऑनर, इट इज़ क्लियरली गिवन। तो आप 10,000 को यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद बेटा आंसर क्या आएगा, दिस इज नोन एज एनुअल वैल्यू। सो 1,22,000 इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी। सिमिलरली बी हाउस प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, वही सेम सारा परफॉर्मा हम वही मेथड यूज़ करेंगे। 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज मोर, इट इज़ 1,20,000। 1,20,000 will be compared with 1,40,000 now whichever is less. So it is 1,20,000 जिसको हम कहेंगे expected rent. Now 1,20,000 का expected rent and 96,000 का actual rent whichever is more. So 1,20,000 आपका होगा gross annual value. लेकिन यहाँ पे हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस नहीं कर रहे, कारण है नीचे दिया हुआ है पेड बाय द टेनेंट और ये हम माइनस नहीं करते। सो माइनस नहीं करेंगे का मतलब निल, और आंसर फिर दोबारा सेम आएगा 1,20,000 और उसको हम क्या कहेंगे, एनुअल वैल्यू। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। उसके बाद हम यहाँ पे जो सिचुएशन नेक्स्ट ले रहे हैं, हाउस विच इज़ लेट आउट एंड वॉज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे। अगेन द सेम दे आर एक्सप्लेनिंग, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ इसको करना चाहेंगे। सो आई एम कमिंग टू द वेरियस क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस के साथ ही हम सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हम कौन सा क्या करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वेकेंट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, अगर एक घर पूरे साल ही खाली रहा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह हो गया ना। सो हमने जब बेनिफिट ही नहीं उठाया तो टैक्सेबल भी क्या होगा, निल, इट्स वैल्यू विल बी निल। सेकेंड बी पार्ट में है हाउस रिमेन वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब वो पार्ट साल के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहली सिचुएशन है इफ़ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड receivable for let out period is more than the expected rent, the actual rent received or receivable will be the gross annual value। हमें पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सेकंड वाली सिचुएशन में ध्यान से देखिएगा,
if the actual rent received or receivable for let out period is less than the expected rent, और ये आपका एक्चुअल रेंट जब हमने अभी वैकेंसी उसमें से माइनस नहीं करी थी, वैसे तो अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने वेकेंट मंथ का किराया उसमें से माइनस करा, बिकॉज ऑफ दैट आपका एक्चुअल रेंट अगर आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है, आई अगेन रिपीट, कारण सिर्फ वैकेंसी अगर आप माइनस करते हैं तब, वैसे वो ज़्यादा था, तब इस केस में भी चाहे आपका एक्चुअल रेंट कम हो गया है, फिर भी हम क्या अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको मानेंगे, दैट इज़ द एक्चुअल रेंट, चाहे वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अब ये दोनों चीज़ें जो मैंने समझाई हैं, ये हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन 5. डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया हुआ है 1 लाख, दिया हुआ है कैलकुलेट करके। हाउस आपने जो किराए पे दिया है दैट इज़ 10,000 पर मंथ के हिसाब से। हाउस टैक्स पेड बाय द ओनर दैट इज़ 9,000, म्यूनिसिपल टैक्स है जिसको हम कहते हैं, और ये 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू के बराबर है। उसके बाद हाउस रिमेन वेकेंट, 2 सिचुएशंस दी हुई हैं, पहले 1 महीने के लिए, सेकंड वाले में 3 मंथ्स के लिए। तो ज़रा हम देखते हैं पहले कि हमारा किराया अगर हमें 12 महीने के लिए मिलता, यानी वैकेंसी ना होती, तो हमारा किराया कितना बनता था। पर मंथ बेटा किराया है 10,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कितना बना 1,20,000, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए था। और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1 लाख, तो मिलना हमें जो चाहिए था वो ज़्यादा है, 1,20,000 मिलना चाहिए था। ओके, अब इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। पहली सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन में अब आपका घर 1 महीने के लिए वेकेंट था, इसका मतलब अब आपको किराया 1,20,000 नहीं मिला, बल्कि 1 महीने का किराया कम मिला। ओके, सो 11 महीने का किराया मिला है सिर्फ, तो 10,000 इंटू 11 कितना बना 1,10,000, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1 लाख, विच एवर इज मोर इज 1,10,000। तो 1,10,000 हम लेंगे अपना, क्या कहेंगे उसको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करेंगे उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस 9,000, और आपके पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू। दिस इज सिंपल। अब सेकंड वाला सिचुएशन देखिए, जिसमें आपका रूल अप्लाई हो रहा है। आपका 12 महीने का किराया तो था 1,20,000, लेकिन जैसे ही आपने उसमें से 3 महीने की वैकेंसी माइनस करी, 3 महीने की वैकेंसी का मतलब है आपको किराया मिला सिर्फ 9 मंथ्स का, तो ज़रा 9 मंथ्स का किराया निकालो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, इट कम्स टू 90,000। आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है, और अब आपका किराया कम हो गया, तो मैंने अभी रूल बताया था, अगर किराया कम होने का कारण वैकेंसी है, तो आप कम वाले किराए को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। सो प्लीज़ सी, आपके क्वेश्चन में आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 90,000 है, और उसमें से हम माइनस करेंगे अपना म्यूनिसिपल टैक्सेस, और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ योर एनुअल वैल्यू। सो इस रूल को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। ये सिचुएशंस हम आगे क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे, विच इज़ पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस। अब ये कुछ क्वेश्चंस के साथ हम ये सारी सिचुएशंस को डील करेंगे। नाउ दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द लेट आउट हाउस विच रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट ऑल्सो। यस, सो अब हम यहाँ पे इसको इलस्ट्रेशन 7 के साथ देखेंगे। प्रोफॉर्मा अनरियलाइज्ड रेंट का कैसे डील करना है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अनरियलाइज्ड रेंट को आप म्यूनिसिपल टैक्सेस के साथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं। सो वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्यूनिसिपल वैल्यू है आपकी 2 lakhs, फेयर रेंटल वैल्यू 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 2,50,000, और एक्चुअल रेंट है 30,000 का। ओके, द बिल्डिंग रिमेन्ड वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, अनरियलाइज्ड रेंट है 30,000 का, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर है 15,000, और
टेनेंट के द्वारा करे गए 15,000 भी दिए हुए हैं जिनको हमें कंसिडर नहीं करना। यानी जब हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हम सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे 15,000 के और साथ में अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे 30,000 का। और आपसे इस क्वेश्चन में भी सिर्फ पूछा गया है एनुअल वैल्यू, तो आगे परफॉर्मा हम नहीं करेंगे। यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सोल्यूशन देखने से पहले कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा, दिस इज़ 2 lakhs। 2 lakhs को अभी हम एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप्स लगने हैं। तो 2 lakhs और स्टैंडर्ड रेंट 2,50,000 विच एवर इज़ लेस। तो लेस कौन सा है? 2 lakhs। अब 2 lakhs को कहेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, अब बात करते हैं एक्चुअल रेंट। 2 महीने आपका घर खाली रहा तो आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला? दैट इज़ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इट कम्स टू 3 lakhs। ओके, सो 2 lakhs का आपका एक्सपेक्टेड रेंट और 3 lakhs आपका एक्चुअल रेंट 10 महीने का, विच एवर इज मोर। तो जब 3 lakhs आपका आएगा दैट विल बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यस, उसमें से हम माइनस करेंगे 30,000 और 15,000 को का टोटल करके इकट्ठा। ओके, इकट्ठा माइनस करना है टोटल करके, दैट कम्स टू 45,000। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज द एनुअल वैल्यू। सो आप देख सकते हैं 3 lakhs में से हमने माइनस करा इकट्ठा। आई एम अगेन रिपीटिंग, टोटल आप इकट्ठा करके माइनस करेंगे 45,000 और आपका आंसर आ रहा है 2,55,000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर इज 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू का आप 20% कैलकुलेट करेंगे और 1,50,000 का 20% कितना बना? 30,000। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया है और सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, यानी लीगल कंडीशन आपने पूरी करी है, तभी वो अनरियलाइज्ड रेंट डिक्लेयर हुआ है। क्योंकि अगर अनरियलाइज्ड रेंट की सारी कंडीशंस आपने पूरी नहीं करी तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसी तरह से इसको करेंगे। दैट इज़ 3 स्टेप्स लगेंगे, दैट इज़ 1,50,000 और 1,80,000 विच एवर इज़ मोर। 1,80,000, फिर 1,80,000, अभी हम उसको एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कह सकते, तो 1,80,000 और 1,60,000 विच एवर इज़ लेस, इट कम्स टू 1,60,000 जिसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट कम्स टू 2,40,000। 1,60,000 को कंपेयर करेंगे 2,40,000 के साथ, विच एवर इज मोर विल बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी क्या है? 2,40,000। अब इसमें से फिर इकट्ठा माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट का टोटल 70,000 और आपका एनुअल वैल्यू का आंसर आ गया 1,70,000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। जब आधा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधा पोर्शन आपका किराए पे दिया हुआ है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन इज ऑलवेज निल। ओके, सो आपने उसकी वैल्यू ले लेनी है निल, यानी आधे घर की प्रॉपर्टी जो वैल्यू होगी दैट विल बी निल, लेकिन रिमेनिंग आधे की तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। सो हाफ ऑफ द हाउस इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 7,500 पर मंथ। आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, एक्चुअल रेंट आपका आ रहा है 90,000। ओके, अब आ जाइए, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर की 1,50,000 है, लेकिन हम तो कौन से पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं? आधे पोर्शन की। तो हमें म्युनिसिपल वैल्यू भी कितनी चाहिए? आधी। 1,50,000 का हाफ मीन्स 75,000 और कोई वैल्यू दी नहीं, तो इसका मतलब 75,000 को ही हम क्या मानेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट 75,000, एक्चुअल रेंट उस पोर्शन का कितना है? 90,000। विच एवर इज मोर क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
अब इसमें से आपने माइनस करने हैं जितने आपने म्युनिसिपल टैक्सेस लिए, म्युनिसिपल वैल्यू ली है, उसी का 20% विल बी कंसिडर्ड एज योर म्युनिसिपल टैक्सेस। तो 75,000 का 20% इट कम्स टू 15,000। ये आप माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू, ओके, ऑफ द टोटल हाउस प्रॉपर्टी नील और 75,000 का टोटल 75,000। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ये अब हम कौन से वाला घर करने जा रहे हैं जिसमें आपका पूरे साल में आप कुछ महीनों के लिए घर किराए पे देते हैं और कुछ महीनों के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसको, इस तरह के घर को हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महीनों में डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हमने एरिया वाइज डिवाइड करा था, ऐसे नहीं करेंगे। जब महीनों में आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट होता है, हम इसको एक किराए पे दी गई प्रॉपर्टी ही मानेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का टाइम पीरियड है उसको हम वेकेंट मानेंगे। ओके, सो अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू आपको दैट इज़ 80,000। ओके, फेयर रेंटल वैल्यू आपको दी हुई है 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट आपको पूरे घर का दिया हुआ है 1 लाख। इसका मतलब 3 स्टेप्स लगेंगे। द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 months, ओके, एंड देन लेट आउट, यानी 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 8 महीनों के लिए आपने उसको किराए पे दिया हुआ है। ओके, लेकिन किराया 2 सिचुएशंस में दिया हुआ है। कैसे कि पहली सिचुएशन है जब आपका किराया है 10,000 पर मंथ, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाइड विद 8, हाउ मच इट कम्स टू 80,000। ओके, और दूसरी सिचुएशन में आपका 15,000 आपका किराया है, 15,000 है, सो इट इज़ अगेन मल्टीप्लाई बाय 8, इट कम्स टू 1,20,000। देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको बिल्कुल एक नॉर्मल वेकेंट पोर्शन की तरह आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 तरह के हम घर के सिचुएशंस हम कैलकुलेट करेंगे। पहली वाली ए सिचुएशन देखते हैं। 80,000 और 1,20,000 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ मोर, इट इज़ 1,20,000। लेकिन अभी इसको एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कहेंगे, इट विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख, विच एवर इज़ लेस इज़ 1 लाख। 1 लाख को कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड दैट इज़ 80,000, विच एवर इज़ मोर, सो इट कम्स टू 1 लाख, जिसमें से आप माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस जो लास्ट लाइन में क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो माइनस करने के बाद आपके पास आ गई एनुअल वैल्यू। सेकेंड सिचुएशन, जब आपका किराया 15,000 है। ओके, सो अगेन एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका सेम है बिकॉज वैल्यू सेम है। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आ गया 1 लाख। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से, एंड दैट इज़ 1,20,000, विच एवर इज़ मोर is 1,20,000 which will be known as the gross annual value। उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 के और आपका आंसर आ जाएगा एनुअल वैल्यू। सो नाउ नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका डिडक्शंस हैं, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन इसका जो टॉपिक है ये हम कल अपना नेक्स्ट अपनी पीपीटी के साथ हम इसको शेयर करेंगे। डिडक्शंस जो मैंने आपको बताया, हमने ऑलरेडी परफॉर्मा में देखा है कि डिडक्शंस हमारी 2 तरह की हैं फॉर द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ओके, और वो कौन कौन सी हैं? वन इज़ द स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड दैट is always to be given from the let out house property and that will be 30%। और दूसरी हमारी जो है that is interest on the borrowed capital। अब interest on the borrowed capital मैंने आपको कहा 2 तरह के इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। ओके, 2 तरह के कैलकुलेट करेंगे। और 2 तरह के इंटरेस्ट कौन से? एक तो करंट ईयर में अगर आप लोन, आपका लोन अभी एग्जिस्ट करता है तो करंट ईयर में आपने उसमें कितना इंटरेस्ट पे करा टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो तो सारा का सारा माइनस होगा। लेकिन दूसरा, अगर आपने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन या परचेज करने से पहले, तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
ओके और उस पर कुछ स्टेप्स लगा के फिर उसको आप उसकी एक किश्त, उसकी एक इंस्टॉलमेंट आप माइनस करेंगे अगर करंट ईयर में वो इंस्टॉलमेंट फॉल करती है। लेकिन ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्लाइड्स के साथ, अगले टॉपिक के साथ। सो अभी तक के लिए इतना ही हम देखेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।